सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे बाजार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो फिर से बाजार में काफ़ी तबाही वाली परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि निफ्टी आज के दिन लगभग 2.2% आपको नीचे देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ में HDFC बैंक और मैज़गाउन डॉक को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों बाजार की, तो आज के दिन निफ्टी में गिरावट किस लेवल की देखने को मिली है उसको आप इस डेटा से समझ सकते हो। निफ्टी की 50 कंपनी में से सिर्फ 6 कंपनी ही ऐसी है जो कि आपको पॉजिटिव दिख रही है, और ये 6 कंपनी आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करती है। यानी कि आईटी सेक्टर अगर आज के दिन अच्छा नहीं करता तो 50 का 50 कंपनी आपको आज के दिन नीचे देखने को मिल सकती थी, और बाकी की 44 कंपनी आपको आज के दिन कंप्लीट रेड देखने को मिल रही है। और दोस्तों निफ्टी के अलावा अगर हम बाकी के इंडाइसेस की बात करें लाइक नेक्स्ट 50, तो वहाँ पर 3.5% से ज़्यादा की फॉल है। निफ्टी बैंक 3% गिरा है। फाइनेंशियल सर्विसेज वाला इंडेक्स 2.89% नीचे है। निफ्टी 100 को देखो, 200 को देखो, 500 को देखो, मिड कैप को देखो या फिर स्मॉल कैप को देखो, सभी में तबाही वाली ही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। और इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज के दिन लगभग 17% तक ऊपर है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बाकी के सेक्टर की बात करें लाइक निफ्टी ऑटो, तो वो 2.7% नीचे है। फाइनेंशियल सर्विसेज वाला इंडेक्स 3% नीचे है। FMCG 1.6% नीचे है। निफ्टी आईटी ने कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा संभाल रखा है, वो आज के दिन न्यूट्रल है। अगर वो भी गिर जाती तो मार्केट में और भी बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता था। अब आज के दिन जो फॉल देखने को मिला है उस फॉल की वजह से सेंसेक्स 1800 पॉइंट से भी ज़्यादा टूट चुका है और 11 लाख करोड़ का वेल्थ वाइप आउट हो चुका है। तो गिरावट आज के दिन छोटा मोटा नहीं, काफ़ी ह्यूज हमें देखने को मिली है। अब इस गिरावट के पीछे के टॉप रीजंस की बात करें, क्या स्पेसिफिक रीज़न है वो डिस्कस करें, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, ट्रंप ने थ्रेट किया था ईरान को कि अगर 48 आवर्स में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रीओपन नहीं होता है तो वो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। उनके जो पावर प्लांट है उस पर वह अटैक करेंगे। अब इसके काउंटर में ईरान ने स्टेटमेंट दिया कि अगर ऐसा होता है, इनका पावर प्लांट पे हिट होता है, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे। यानी कि खोलने की बात तो छोड़ो, हम कम्प्लीटली बंद कर देंगे, आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो। और इसके बाद ईरान ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम US को सबक सिखाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो छोड़ो, पर्शियन गल्फ उसको भी बंद कर देंगे। इनफैक्ट उसके आसपास भी हम माइंस लगाना शुरू कर देंगे ताकि US को समझ आ सके। अब ये पर्शियन गल्फ एग्जैक्ट है क्या, तो देखो, जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखते हो तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप सभी को पता चल ही चुका होगा, और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसी को हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। अगर इसको भी बंद कर दिया जाता है तो बोल सकते हैं कि कतर से, कुवैत से, UAE से एक बूंद क्रूड ऑयल आपको नहीं निकलता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और इन सारी चीज़ों की वजह से ही आज के दिन बाजार इतना भयंकर आपको गिरता हुआ दिखा है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक वेबिनार के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अभी देखो मार्केट में जिस हिसाब की वॉलेटिलिटी दिख रही है, ऐसे वॉलेटिलिटी में अगर आपको प्रॉपर काउंटर करना है तो आपको टेक्निकल स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए, और मैक्सिमम लोगों को इसका कुछ भी आइडिया नहीं होता है। इसी वजह से ऐसे वॉलेटिलिटी को रिटेल इन्वेस्टर झेल नहीं पाते हैं। और ये सारी चीज़ों को अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो आप इन दो चीज़ों में अगर मास्टर हो जाओगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप ईजिली काउंटर कर सकते हो। तो इसके लिए 27 मार्च को हमने एक वेबिनार अरेंज किया है, जिसका फ़ी हमने काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। फ़ी है सिर्फ 999, और इस वेबिनार में आपको टेक्निकल स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल एनालिसिस का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो सिखाया जाएगा, जो कि इस वॉलेटिलिटी को काउंटर करने के लिए इनफ होगा। तो अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर इस वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चेकआउट ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी क्रूड ऑयल के रेट की बात करें तो $113 पर बैरल तक क्रूड ऑयल आपको जाता हुआ दिख चुका है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा है पूरे ग्लोबल मार्केट को। और ये अगर आगे चलकर और भी ज़्यादा बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमी में एक ह्यूज रिसेशन की भी पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिलेगी विथ हाई इन्फ्लेशन। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बाजार के सेंटिमेंट के लिए हाईली नेगेटिव होता है, और रिएक्शन से तो हमने देख ही लिया। बाकी इसके अलावा अगर हम रुपीज़ की बात करें तो रुपीज़ लगातार रिकॉर्ड लो बनाती हुई दिख रही है। रुपीज़ ने डॉलर के अगेंस्ट 94 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया है, और ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इसके बिहाफ पे एक्शन लेना चाहिए। एक्शन इन द सेंस क्या है कि देखो,
एफ मार्केट से पैसा निकाल रही है। अगर हम एफ के आउटफ्लो को देखें तो अभी मार्च के महीने में वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का बिकवाली कर चुकी है। क्यों कर रही है भाई? पहला, इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स ज़्यादा है और इंडिया का जो मार्केट है वो एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है कोरिया और चाइना के मार्केट के कंपैरिजन में। तो एफ के पास जो है वो बेटर ऑप्शंस हैं, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मान लो वो फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स उनको देना पड़ रहा है, जो कि बाकी कंट्री में कम लगता है, इंडिया में ज़्यादा लगता है। तो ये भी एक इंडिया के साथ कंसर्न है। उसके बाद अगर मान लो कैपिटल गेन टैक्स दे भी देते हैं, उनके पास जो पैसा बनेगा रुपीज़ के डिप्रिसिएशन की वजह से उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि रिटर्न्स उनके बैक टू बैक पॉइंट की वजह से कम होते चले जाएंगे। और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे वो क्यों इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगी? ऑब्वियस ही बात है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो निकालना प्रेफर करेगी। वो पिछले 1.5-2 सालों से तो निकाल ही रही है और मार्च के महीने में 1 लाख करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट को देखकर एक्शन लेनी चाहिए और कैपिटल गेन टैक्स को कम करना चाहिए। बजट में एक्सपेक्टेशन तो थी, बट बजट में ऐसे कुछ चीज़ें हुई नहीं, वर्स्ट बजट भी इसको बताया गया। बट ये सारी चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो चीज़ों को थोड़ा बेटर भी किया जा सकता है। बाकी अगर हम बात करें यूएस के बॉन्ड यील्ड के बारे में, तो ये भी गिरावट का एक काफ़ी बड़ा कारण है। यूएस का ट्रेजरी यील्ड, जो कि सेफ एसेट्स की तरह देखा जाता है, जब मार्केट में क्राइसिस आती है तो लोग यहाँ पर जाना प्रीफर करते हैं। अभी उसका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 10 बेसिस पॉइंट से आपको ऊपर जाता हुआ दिखा है और 4.4% के मार्क को क्रॉस कर चुका है फ्राइडे के दिन। और पूरे 1 साल की बात करें तो पूरे 1 साल का ये हाईएस्ट लेवल है। और यही सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बाज़ार को डिस्टर्ब कर रही है कि लोगों का इंटरेस्ट अगर गोल्ड और सिल्वर में नहीं है तो यूएस का ट्रेजरी यील्ड में है। और ये सारी चीज़ों से भी बाज़ार आपको नाराज़गी दिखती है और वो आपको देखने को मिल भी रहा है। तो आई होप आपको गिरावट के रीजंस तो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक की दोस्तों बात करें तो आज के दिन भी एचडीएफसी बैंक आपको तहस नहस होती हुई दिखी है। पिछले 4 सेशन को देखोगे तो वहाँ पर एचडीएफसी बैंक में 10% तक की गिरावट, इनफैक्ट उससे ज़्यादा की ही देखने को मिल रही है। और मार्केट कैप में 1.3 लाख करोड़ का वेल्थ ये कंपनी ने खो दिया है। रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो चेयरमैन के रेजिग्नेशन का था, बट अब एक और रीज़न हमें देखने को मिल रही है। रीज़न मेंशन है कि एचडीएफसी बैंक ने अपने चार नहीं, कल 4 मेंशन किया गया था, अभी 3 मेंशन कर दिया गया, 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया है कंपनी से क्योंकि उन्होंने मिस सेलिंग किया है 81 बॉन्ड्स का अपने इन्वेस्टर्स को या फिर अपने कस्टमर्स को। 81 बॉन्ड्स जो है वो हाई रिस्क बॉन्ड होता है। अगर कोई क्राइसिस आता है तो ये बॉन्ड पैसा ज़ीरो भी कर देता है। तो इस वजह से अगर मिस सेलिंग का नंबर यहाँ पर मेंशन है, मिस सेलिंग का अगर वर्ड मेंशन है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेफ़ बॉन्ड हम ज़्यादातर सुनते हैं, बट अगर मिस सेलिंग किया गया है तो उसको सेफ़ की तरह दिखाया गया, बट एक्चुअल में वो सेफ़ है नहीं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन भी एचडीएफसी बैंक आपको तहस नहस होती हुई दिखी है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने कल के दिन ही बात किया था कि ये न्यूज़ के बेसिस पे हो सकता है एचडीएफसी बैंक आपको प्रेशर में देखने को मिले, और वो आज के दिन देखने को मिल भी रही है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है मैस्कोन। जब भी जंग की शुरुआत होती है तो डिफेंस कंपनी अच्छा करती है। ये भी जंग की शुरुआत हुई थी तो डिफेंस कंपनी अच्छा कर रही थी, बट अब डिफेंस कंपनी अच्छा का जगह लगातार आपको गिरती हुई दिख रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हाल ही में मैस्कोन 2 रीज़न की वजह से तेज़ी दिखाई थी। पहला रीज़न ये था कि कंपनी को नया डिफेंस ऑर्डर मिला था, जो कि कंपनी के मार्केट कैप से भी ज़्यादा बड़ा वैल्यू रखता है, और उस वजह से मैस्कोन आपको 2 सेशन में 15% तक की तेज़ी दिखाई थी। और उससे पहले वॉर की न्यूज़ की वजह से तेज़ी दिखा रही थी। अब देखो, वॉर जब चलता है तो वो डिफेंस कंपनी को फ़ायदा तो देता है, बट वॉर की वजह से अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है तो कंट्री के ऊपर इसका काफ़ी बड़ा बर्डन आता है। और जब बर्डन आता है तो क्या करेगी कंट्री? कहीं ना कहीं कट करेगी। जो ऑर्डर्स वो रिलीज़ किया करती थी हर सेक्टर के लिए, वो ऑर्डर्स हो सकता है कि रिलीज़ ना कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि पहले के मुकाबले हो सकता है कि आगे चलकर डिफेंस कंपनी को उतना ज़्यादा काम ना मिले जितना ज़्यादा काम पहले मिला करता था। और इस वजह से अभी जो सीन चल रही है मिडिल ईस्ट में, उस सीन की वजह से इंडिया जैसी कंट्री की भी इन्फ्लेशन बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि एलपीजी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ कम देखने को मिलेगी। और इकोनॉमी में ग्रोथ अगर कम देखने को मिलेगी तो मैस्कोन जैसी कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करती है, उनको
डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पहले जैसे नहीं मिलेंगे जैसे मिला करते थे, और इसी कारण आज के दिन आपको डिफेंस कंपनीज भी काफ़ी बुरी तरह से गिरती हुई दिखी है। तो आई होप आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।